नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आपको मिल रही है और इसमें हम देखेंगे शिक्षा का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। और इससे पहले 2 या 3 वीडियो बन गई है। आपको पता है हम लोग जो कर रहे हैं बीएड का, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का KU का ना सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको पूरा कवर करेंगे। और ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सीरीज पर बने रहिए। और आपकी किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो की अगर डिमांड है तो कमेंट जरूर करें और ये जरूर बताएं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शिक्षा का दर्शन हमें पढ़ना है। हमने इससे पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी वो देखिए। पहले हमने अच्छे से समझ लिया है कि फिलॉसफी क्या होती है और क्या इसका अर्थ क्या है और किस तरह से फिलॉसफी की डेफिनेशंस है, स्कोप्स क्या है, नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख ली है। अब हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं, यानी एजुकेशन फिलॉसफी एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन करती है या फिर फिलॉसफी ने एजुकेशन पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने शिक्षा की अलग अलग फिलॉसफी दी, तो उसी पे बात करते हैं। जैसे जॉन डीवी इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी इसकी। ये बोलते हैं कि शिक्षा का दर्शन प्रकृति और साथ ही मनुष्य के प्रति मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण बनाने की समस्याओं का औपचारिक रूप है। यह सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। तो ये सामान्य रूप में बोल रहा है, एक तरह से शिक्षा का सिद्धांत है जो कि मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण बनाने की समस्या को औपचारिक रूप देता है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं ये R.S. पीटर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो R.S. पीटर्स इस तरह से ये बोलते हैं कि शिक्षा के दर्शन की समस्याओं के लिए दर्शन के उपकरणों और विधियों का अनुप्रयोग है। यानी यहाँ शिक्षा के दर्शन में जो समस्या है कि समस्याओं के लिए दर्शन के उपकरण, यानी जो एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है या समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए दर्शन फिलॉसफी क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, उपकरण का काम करती है उसको दूर करने में, और मेथड्स और अनुप्रयोग हमें देती है। उसके बाद यह अवधारणाओं के विश्लेषण और शैक्षणिक सिद्धांतों के औचित्य से संबंधित है। तो ये सारी चीजें ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन तो शिक्षा के सिद्धांतों से संबंधित है और अवधारणाओं के विश्लेषण से संबंधित है, ये सारी चीजें। उसके बाद देखते हैं टीपी नन शिक्षा का दर्शन बच्चों की प्रकृति और शैक्षणिक प्रक्रियाओं के उद्देश्य को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है। तो टीपी नन बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो मतलब अलग अलग फिलॉसफर आए और उन्होंने एजुकेशन के लिए अपनी अपनी फिलॉसफी दी। तो ये क्या है, बच्चे की प्रकृति और जो शैक्षणिक प्रक्रिया है कि एम्स को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है बोल रहा है। और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण विद्या मानक मन के विकास के अनुरूप हो। तो यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो भी हम टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं वो ह्यूमन जो मन है उसके अनुरूप हो। आगे चीजें देखते हैं, अर्थ और अवधारणा। आधार में हम यह समझेंगे कि सिद्धांत के रूप में कार्य करता है कि यह किस सिद्धांत के रूप, यह सिद्धांत एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रूप में काम करता है, और जबकि शिक्षा व्यवहार के रूप, प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। जैसे इसने ना प्रिंसिपल दिया, किसने, फिलॉसफी ने, और शिक्षा क्या करेगी उसकी प्रैक्टिकल हम एजुकेशन पे करते हैं। यानी टीचिंग मेथड फिलॉसफी ने दिए और उसको हमने प्रैक्टिकल करा टीचिंग में। आई होप आप चीज़ों को आप समझ पाए हो। अब देखते हैं आगे उद्देश्य। तो यह सीखने की प्रक्रिया के क्यों, क्या और कैसे का उत्तर देता है। तो यह सीखने की प्रक्रिया में जो क्यों, यानी अगर हम सीख रहे हैं तो उसका एम क्या है कोई चीज़, और साथ ही साथ
अगर एम आपने डिसाइड कर लिया तो उस एम को हासिल करने के लिए आप क्या पाठचर्या का यूज कर रहे हैं और कैसे, तो आप किस टीचिंग मेथड का यूज करके अपने आपको जो सिखाना है या जो आपका एम है, जैसे आप एक छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको एडिशन सिखाना है, तो आप यहाँ पे किस मेथड का यूज कर रहे हैं एडिशन के लिए, और तो ये आ जाएगा कैसे आप सिखा रहे हैं, कौन सी टीचिंग मेथड का यूज करके सिखा रहे हैं। आगे देखते हैं चीजों को। इसमें बोला है आगे कड़ी, तो ये कड़ी के अंदर है कि यह अमूर्त दार्शनिक विचार जैसे सत्य और नैतिकता और भौतिक कक्षा के वातावरण को जोड़ता है। अमूर्त दार्शनिक विचारों को भौतिक कक्षा के वातावरण से जोड़ता है। तो अब प्रकृति देखते, नेचर, शिक्षा के दर्शन का नेचर कैसा है, प्रयुक्त, अप्लाइड यानी फिलॉसफी, अब प्रयुक्त दर्शन, अप्लाइड फिलॉसफी, यह केवल कल्पना नहीं करता, यह कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए तर्क और नैतिकता का उपयोग भी करता है। तो यह सिर्फ क्या करेगा, आपको हमें समस्या ही नहीं देता है बल्कि तर्क और नैतिकता भी यूज करता है। अंतः विषय देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। यह मनोविज्ञान और समाजशास्त्र इत्यादि को आपस में जोड़े रखता है। अब मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे अभी, चाइल्ड साइकोलॉजी, और साथ ही साथ समाजशास्त्र इसी पेपर में 3rd और 4th यूनिट है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को। आगे देखते हैं आदर्शवादी मानक। तो यह ना केवल यह नहीं बताता कि क्या है और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये भी बताता है। आगे देखते हैं आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक। यह सफलता या अनुशासन जैसे शब्दों को बारीकी से जांच करता है, तो ये विश्लेषण भी करेगा और आलोचनात्मक भी, तर्कविद और जांच भी करेगा सफलता अनुशासन जैसे शब्दों की। और उदारवादी शक्ति, इसका उद्देश्य छात्रों को रटने से बचाकर स्वतंत्र सोच की ओर ले जाना है। उसके बाद है संश्लेषणात्मक, यह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और समाज जैसे नौकरी, नागरिकता की जरूरतों के बीच संतुलन बनाता है। गतिशीलता देखें तो ये मानवीय ज्ञान और तकनीक के साथ बदलता रहता है, तो ऐसा नहीं है। देखो, जिस टीचिंग मेथड से आज से 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले पढ़ा रहे होंगे, उसको आप यहाँ पे बदलना पड़ेगा। जैसे देखो, पहले के टाइम पे AI या फिर कंप्यूटर ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इस पे इतना काम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी तो टीचिंग जो हमारा सिलेबस है वो चेंज करा जा रहा है, उसमें AI जैसा सब्जेक्ट डाला जा रहा है, IT जैसा सब्जेक्ट डाला जा रहा है। यही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी आप लोग देखेंगे पहले ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, अब वहाँ पे बच्चों को IT भी पढ़ाई जा रही है। चीज़ें बदल रही हैं, मतलब ये इसका यही मतलब है कि ये डायनेमिक होता है, समय के साथ बदलते रहता है। दिशानात्मक, यह शिक्षा प्रणाली को एक ध्रुव तारे की तरह दीर्घकालिक दृष्टि प्रदान करता है। जैसे ध्रुव तारे की एक दीर्घकालीन दृष्टि होती है, वैसे ही यह पूरी शिक्षा प्रणाली को एक दीर्घकालीन दृष्टि प्रदान करता है। उससे आगे देखें मानववादी, तो यह छात्र को एक मशीन नहीं बल्कि एक चेतन और विकसित होने वाली प्राणी मानता है। तो चिंतनशील देखें तो यह शिक्षकों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और विधियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा के दर्शन का क्षेत्र, स्कोप देखते हैं अब। दर्शन का क्षेत्र उन विषयों को कवर करता है जिसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा का दर्शन उन विषयों को कवर करता है जिसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, जैसे लक्ष्य और आदर्श। शिक्षा के अंतिम उद्देश्य का निर्धारण करना, जैसे चरित्र निर्माण और नागरिकता है। और मानव प्रकृति, विद्यार्थियों की जन्मजात क्षमता और मनोविज्ञान को समझना इसी के अंदर आता है। और शैक्षणिक मूल्य यानी स्कूल में जो सिखाया जाता है, इसके अंदर सिखाए जाने वाले नैतिक और सौंदर्य मानकों का निर्धारण। अगर अब हम आगे देखें तो ज्ञान का सिद्धांत इसके अंदर आता है। यह तय करता है कि सत्य क्या है और ज्ञान कैसे हस्तांतरित किया जाए। पाठ्य चर्चा और विधियाँ, यह
तय करना कि कौन से विषय पढ़ाने योग्य हैं और कौन सी विद्या सर्वोत्तम है। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ स्कूल, राज्य और संस्कृति के बीच संबंधों का प्रबंधन ये करता है। शिक्षा के दर्शन के कार्य फंक्शंस तो वैचारिक है ये। शिक्षा के भविष्य और मानवीय क्षमता के बारे में नए सिद्धांत बनाना इसका कार्य है। मानव निर्धारण तो यह प्राणी के नियम, मानव और नैतिक मापदंड स्थापित करता है। विश्लेषणात्मक भ्रम से बचने के लिए शिक्षा की भाषा को स्पष्ट करता है। नीति निर्देशन सरकारी कानून और स्कूल के मिशन को तार्किक आधार प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा स्कूल्स के लिए बहुत सारे रूल्स बने हैं और बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जिसके थ्रू अलग अलग काम करे गए। तो वो सारी चीज़ें, पाठ्य चर्चा का चयन अगली पीढ़ी के लिए आवश्यक ज्ञान को फिल्टर करता है। तो जैसे आपको पता है सिलेबस चेंज होते रहता है, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि आगे किस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस तरह से बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। उसके बाद देखते हैं शिक्षक की भूमिका को परिभाषित करता है। यह तय करना कि शिक्षक एक मार्गदर्शक है, ट्रेनर है या आदर्श है। तो यह तय करता है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक है, ट्रेनर है और आदर्श है। उद्देश्यों का सामंजस्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कर्तव्यों के बीच संतुलन भी यही बनाए रखता है, जिससे उद्देश्य आसानी से हासिल हो जाए। अनुशासन का आधार यह करना है कि अनुशासन बाहरी दंड होना चाहिए। यह तय करेगा कि अनुशासन बाहरी दंड है कि आंतरिक। विज्ञान का एकीकरण तो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के डेटा को एक शिक्षण सिद्धांतों को में मिलाना। उसके बाद व्यवसायिक विकास शिक्षकों को उनके काम के प्रति एक स्पष्ट आधार प्रदान करता है। अब अगली बात, ये टॉपिक लास्ट है कि शिक्षक के लिए दर्शन की आवश्यकता, नीड फॉर अ टीचर। तो शिक्षक के लिए क्यों दर्शन जरूरी है, एक शिक्षक के लिए इसका अध्ययन क्यों अनिवार्य है। तो देखो, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, यह सुनिश्चित करता है कि उसके पढ़ाने का तरीका उसके ग्रेडिंग और अनुशासन के तरीके से मेल खाता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं टीचिंग के लिए क्यों ज़रूरी। निर्णय लेना है, नई शैक्षणिक तकनीकों या रुझानों को परखने के लिए एक पैमाना प्रदान करता है। छात्रों की समझ, तो शिक्षक को समझने में ये मदद करेगा और हर छात्र का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है, उसी को समझते हुए ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसीलिए देखो, टीचर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, इसको पढ़ने के बाद ही वो कैसे स्टूडेंट से डील करना है, उसके बिहेवियर को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ों को समझ पाएगा। आगे है अगला, विवादों का समाधान। तो कक्षा में जितने भी विवाद होते हैं उन सब चीज़ों को वो सुलझा पाएगा, एक नैतिक ढांचा दे पाएगा इसी के थ्रू। व्यावसायिक पहचान, शिक्षक को अपना शिक्षण दर्शन, बयान, टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट लिखने में मदद करता है जो करियर के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेरणा, तो यह शिक्षक को उनके मूल उद्देश्यों की याद दिलाकर मानसिक थकान से बचाता है। तो एक मोटिवेशन, प्रेरणा का भी काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था और यहीं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप चैनल पे बने रहिए। देखिए, कोर्स के साथ साथ सिलेबस तो हम पूरा करेंगे, साथ में PYQs भी डिस्कस करेंगे। भरोसा रखिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।